वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, सेल की डिस्कवरी बताई थी, सेल थ्योरी बताया था और थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है, सेल दो टाइप के होते हैं, या तो वो प्लांट सेल होगा या तो वो एनिमल सेल होगा। और उस प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो उसमें बहुत सारे कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे जो कि हम एक नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये जो लेक्चर है वो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से लेके 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके आगे के भी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं जिनको भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर नहीं है। तो चलिए डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है। आप अगर प्लांट सेल देखें और एनिमल सेल देखें तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ और होता है और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एनिमल सेल का ही स्ट्रक्चर है। और अगर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो लगभग सब चीज वही रहती है, सिर्फ जो आउटर चीज होती है, जो आउटर लाइनिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जा रही है उसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आप आउटर लाइनिंग देख रहे हैं, ये उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक सेल का पार्ट है। इसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये है लाइसोसोम। ठीक है, ये रेड कलर से आप जो देख रहे हैं वो है पेरोक्सिसोम। और ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं, सबको ये पता होगा कि जो सेल होता है, न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस के बाहर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो पार्ट्स होते हैं, या तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। मैंने लिखा है इधर का जो पार्ट्स होता है जो थोड़ा सा रफ होता है उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के इधर पाया जाता है जो थोड़ा सा स्मूथ होता है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो बड़ा सा देख रहे हैं ये है वैक्यूल। ठीक है, सेल के अंदर क्या पाया जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ये एक वैक्यूल है। ठीक है, ये जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए मैंने दो बना रखा है। ये दो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है गोल्गी एपरेटस। ये जो स्ट्रक्चर है वो है गोल्गी एपरेटस। और इसमें जो डॉटेड ब्लैक से आप देख रहे हैं वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, वो है आपका राइबोसोम। एंड ये जो आप देख रहे हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं उसको मैंने बता दिया। अब एक एक करके हम लोग सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहले हम लोग कौन सी चीजें कौन कौन पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेकंड हम लोग सेल वॉल देखेंगे। ठीक है, सेकंड हम लोग सेल वॉल देखेंगे। जो सेल वॉल होता है वो मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, बट है तो ये सेल का एक पार्ट ही, इसलिए इसको भी हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में देखेंगे। थर्ड जो है वो साइटोप्लाज्म है। फोर्थ जो है वो न्यूक्लियस है। एंड फिफ्थ जो है वो सेल ऑर्गेनेल है। और सेल ऑर्गेनेल में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, बहुत सारी चीजों को माइक्रोस्कोप से देखा गया है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट है गोल्गी एपरेटस, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज प्लास्टिड, फोर्थ वैक्यूल, फिफ्थ लाइसोसोम एंड सिक्स्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब को हम बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है
वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को मैंने अभी आपको बताया कि जो बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है, सेल की जो बाहर की जो कवरिंग है उसे सेल मेम्ब्रेन बोला गया है। तो एक पॉइंट तो यहीं से बन जाता है कि एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें एक थिन शीट यानी कि एक स्किन जैसी लेयर पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी आउटर जो कवरिंग होती है जो कि एक स्किन का काम करती है, उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, उसके आगे क्या है, सेकंड जो है सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल। मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग है सेल की, तो ये क्या करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल। थर्ड क्या कह रहा है, इट गिव्स शेप ऑफ द सेल। ये जो आउटर कवरिंग है ये एक तरीके का शेप प्रोवाइड करेगी सेल को। किसको प्रोवाइड करेगी, सेल को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन हैज टीनी पोर्स। सेल मेम्ब्रेन के पास टीनी पोर्स होती है। ये जो आप बीच में इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये एक टाइप का पोर्स है। अगर आप लोग एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम देखें बिल्कुल ही अलग से, तो कुछ इस टाइप का आपको डायग्राम दिखाई देगा। कुछ इस टाइप सा आउटर कवरिंग आपको बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप सा बना हुआ नजर आएगा, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोले कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें क्या होती है, टीनी पोर्स पाई जाती है। उसके बाद क्या है, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, सब्सटेंसेस को के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और क्या करता है, इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेल है आपका, इसमें जितने भी सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं उसके मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, चाहे वो सेल के जो सब्सटेंसेस है वो अंदर जा रहे हो, चाहे वो बाहर आ रहा हो, ये सारे ही मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन करता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन आपका हो गया, क्या हो गया, सेल इज द आउटर कवरिंग। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। इसके बाद है ये इट हैज अ टीनी पोर्स, इसमें टीनी पोर्स पाए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट प्रोवाइड गिव्स शेप्स, ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। और ये जितने भी सेल में सब्सटेंसेस होते हैं उसको अंदर या बाहर जाने में एक तरीके का आसान तरीका देता है कि आसानी से अंदर जा सके कोई भी सब्सटेंस और बाहर निकल सके। तो ये क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गया सेल मेम्ब्रेन का। आगे हम लोग क्या देखेंगे, सेल वॉल को देखेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल वॉल को देखेंगे कि सेल वॉल क्या कहता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेल वॉल होता है वो मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, ये कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि प्लांट सेल का ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये जो है वो आपका सेल वॉल है, जो कि बहुत ही एक थिक लेयर की होती है, बहुत ही थिक होता है और इसे सेल वॉल बोला जाता है, जो कि ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, इसी टाइप से इसके अंदर भी एक लेयर पाई जाएगी जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब डेफिनेशन क्या कह रहा है, प्लांट सेल हैज अ थिक सेल वॉल। प्लांट सेल के पास एक थिक सेल वॉल होती है अराउंड देम, चारों साइड से, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है यानी कि बाहर होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और सेल्यूलोज को बचाना बहुत ही थोड़ा सा टफ माना जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सेल वॉल गिव्स शेप्स एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इट गिव्स टू शेप, और उसे एक शेप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल कभी भी प्लांट सेल में नहीं देखा जाएगा, ये ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। जो सेल वॉल होता है वो एक नॉन लिविंग पार्ट है, किसका, प्लांट सेल का। ठीक है, तो सेल वॉल को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया कि जो सेल वॉल है वो मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, ये कभी भी एनिमल सेल में नहीं देखा जाएगा।
ये शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसको, प्लांट सेल को। और क्या कर रहा है कि सेल वॉल जो है वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। और क्या कह रहा है कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है किसका, प्लांट सेल का। तो ये आपका सेल वॉल हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है आपका सेल का वो क्या है, और ये सेल वॉल मैंने यहाँ प्लांट सेल का डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कुछ इस टाइप से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है। अंदर की ओर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और बाहर की ओर जो है वो सेल वॉल पाया जाता है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कह रहा है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है कि मान के चलिए ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में आप कुछ लिक्विड सा पार्ट देखेंगे, लिक्विड सा भरा हुआ होता है। एक समझ लीजिए कि जितना भी आपको व्हाइट सा खाली दिखाई दे रहा है ये एक लिक्विड पार्ट है। ठीक है, ये एक लिक्विड पार्ट है जो कि जिसे कि साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, जिसे कि साइटोप्लाज्म बोला जाता है। मान के चलिए कि ये सेल है। ठीक है, अब सेल में कुछ इस टाइप से भरा हुआ है, लिक्विड सा भरा हुआ है। वो जो लिक्विड सा भरा हुआ है वो क्या है, वो है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब क्या कह रहा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक मटेरियल। जो साइटोप्लाज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और एक जेली टाइप का मटेरियल होता है। आगे क्या कह रहा है, विच फिल द सेल, ये सेल को भरने का काम करती है। यानी कि ये सेल है, इसमें अगर लिक्विड मटेरियल हम भर रहे हैं तो ये जो लिक्विड मटेरियल भर रहा है तो ये कौन सा चीज भर रहा है, सेल भर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच फिल द सेल, ये जो लिक्विड मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म है वो सेल को भरने का काम कर रहा है। बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड जो न्यूक्लियस होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में भरने की काम कर रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में साइटोप्लाज्म जो है वो एक लिक्विड टाइप से सेल को भरने का काम कर रहा है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेनली, इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो चीजें देखी जाती है इसमें। एक तो होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, अब मान के चलिए कि साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड सा भरा हुआ है इसमें तो बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। इसमें आप मान के चलिए कि लाइसोसोम भी देखा जा रहा है, फिर आपका माइक्रोट्यूब्यूल भी देखा जा रहा है, राइबोसोम भी देखा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा जा रहा है, गोल्गी एपरेटस भी देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है, ये सारी जो चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत है। क्योंकि इसमें जो है वो लिक्विड पार्ट पाया जा रहा है तो ये तो उसी के अंदर ही माना जाएगा ना। तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में दो चीजें देखी जाती है, एक तो साइटोसोल, और ये जो साइटोसोल है उसमें दो चीजें होती है। एक तो हो गया कि ये पानी से भरा हुआ होता है और उसमें कुछ पार्टिकल्स देखे जाते हैं। ठीक है, जो साइटोसोल होता है वो उसका जो कुछ भाग है वो पानी से भरा हुआ होता है और उसका जो भाग है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। ठीक है, सेकंड जो है वो सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल को मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाने वाली हूँ कि कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनेल है, जो सेल ऑर्गेनेल्स इसमें देखे जाते हैं, मैंने आपको बताया कि उसमें राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। सेल जिसे हम लोग एक कंबाइंडली बोल दिए कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेल ऑर्गेनेल देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। पार्ट्स ऑफ सेल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका न्यूक्लियस, जो कि कहाँ है, यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर में है ये है न्यूक्लियस। और हम लोग अभी डिटेल में न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल। पहली बात तो न्यूक्लियस जो है वो एक लार्ज है, ठीक है, बड़ा है, स्फेरिकल शेप का है, ये एक ऑर्गेनेल है और प्रेजेंट इन ऑल द सेल। ये सारे ही सेल में पाया जाता है, यानी कि ये प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और ये एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। अगर ये प्लांट सेल में पाया जाएगा तो थोड़ा सा साइड में पाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है इन एनिमल सेल न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। मान के चलिए कि अगर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का कुछ इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें जो अगर आपका जो न्यूक्लियस होगा थोड़ा सा सेंटर में पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सेंटर में पाया जाएगा। बट अगर प्लांट
अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में पाया जाएगा, जिसे हम लोग पेरिफेरी बोलते हैं, थोड़ा सा साइड में पाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल। न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है कि जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सेल में उन सब को कंट्रोल करने का कौन काम करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, न्यूक्लियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि जब चिल्ड्रेन का बर्थ होता है तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होती है, जो पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है, या फिर जो चिल्ड्रन बनते हैं, तो उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और न्यूक्लियस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि का जवाब मैं देती हूँ। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है। अगर आप न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। पहले ये क्रोमैटिन होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग पहले क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, कुछ इस टाइप का रूप ये ले लेता है। ये जो जितने भी क्रोमैटिन्स है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारे जो है वो ज्वाइंट होने लगते हैं, कुछ इस टाइप का शेप बनाते हैं और ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम का चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स और इनहेरिटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, न्यूक्लियस कंटेन अ टीनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है एक टीनी राउंड यानी कि छोटा सा राउंड टाइप सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस के भी बाहर एक राउंड सा शेप पाया जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यूक्लियस का एक समरी बोले तो क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस बड़ा होता है, ठीक है, स्फेरिकल ऑर्गन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल द सेल, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट होगा तो सेंटर में होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा तो थोड़ा सा साइड में होगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसका इनहेरिटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन अ टीनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के जो बाहर है उसमें एक राउंड सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कंप्लीट हो गया न्यूक्लियस आपका। अब इसके आगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, और सेल ऑर्गेनेल में मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई है, उन सब को हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल को। तो सेल ऑर्गेनेल क्या कह रहा है कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जिसमें कि बहुत ही सारी चीजें पाई जाती हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल। और ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और ये क्या करता है, सेल के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है उसको ये सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप की चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या पाया जा रहा है, आपकी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो उसमें से फर्स्ट क्या है आपका वैक्यूल। अब सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल कहाँ पाया जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये आपका जो बड़ा सा जो बिल्कुल ही भरा हुआ है, फिल्डेड है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे हम लोग वैक्यूल बोल रहे हैं। तो देखते हैं वैक्यूल क्या कह रहा है। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सेकंड क्या कह रहा है, स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है कि स्टोरेज होता है, यानी कि ये जो है वो बहुत सारी सब्सटेंसेस, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, ये सारी चीजों को अपने अंदर भर कर रखता है, इसलिए बोलते हैं स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है और इसमें जो क्या क्वालिटी होती है, स्टोरेज करने की क्वालिटी होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सॉलिड और लिक्विड फिल्डेड, यानी कि इसमें जो है वो कुछ सॉलिड या फिर कुछ लिक्विड चीजें भरी हुई होती है।
देखा जाता है। और अगर प्लांट सेल में देखा जाएगा तो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें लार्ज होगा, प्लांट सेल में बड़ा देखा जाएगा। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है। मान के चलिए ये अगर आपका प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में अगर आपका ये वैक्यूल पाया जा रहा है, ये अगर वैक्यूल पाया जा रहा है तो ये वैक्यूल जो है वो परमानेंट उसमें देखा जाएगा और बड़ा देखा जाएगा। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल देखा जाएगा वो छोटा होगा और क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे होगा, यानी कि कभी देखा जाएगा कभी नहीं देखा जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, टेम्परेरी हो गया कि कभी देखा जाएगा और कभी नहीं देखा जाएगा। तो वैक्यूल्स क्या हो गया कि ये एक फिल्डेड है, यानी कि इसमें कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड चीजें भरी हुई होती हैं। और क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, स्टोरेज होता है, सेटेलाइट स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। अगर प्लांट में होगा तो बड़ा होगा, परमानेंट होगा, एनिमल में होगा तो स्मॉल होगा, टेम्पररी होगा। ठीक है, तो इस सेल ऑर्गेनेल का हम लोग एक चीज हम लोग देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आप लोग को आगे भी बताऊंगी। नेक्स्ट आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपका जो न्यूक्लियोलस होता है, यानी ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोलस के बाहर जो है ब्लू कलर का देख रहे हैं ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक नेटवर्क टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें दो टाइप्स पाए जाते हैं, दो टाइप होती है इसकी। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं कि क्या कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लोग ER भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स है। ये एक लार्ज नेटवर्क है ट्यूब्स का और शीट्स का। जो ट्यूब्स और शीट्स इसमें पाए जाते हैं उनका एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क भेजने का काम करता है। इसमें दो टाइप्स पाए जाते हैं, एक तो आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियोलस के इधर पाया जाता है, जो कि इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये है जो रफ टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस, इसके सरफेस पे जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है देयरफॉर अपीयर इन रफ, इसलिए ये रफ दिखाई देता है। और इस साइड क्या होता है कि इस साइड जो है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसमें क्या होता है कि जो आपका राइबोसोम्स होता है, जो आपका राइबोसोम होता है वो एब्सेंट होता है, देयरफॉर अपीयर इन स्मूथ, इसलिए क्या होता है कि जो रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी स्मूथ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, अब गोल्गी एपरेटस कहाँ है आप देख सकते हैं, ये जो आपका जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है गोल्गी एपरेटस। और गोल्गी एपरेटस की जो साइड्स आप देख रहे हैं छोटे छोटे से वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं गोल्गी एपरेटस के साइड में। तो गोल्गी एपरेटस क्या कह रहा है, गोल्गी एपरेटस को पहली बार किन्होंने दिया था, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्गी एपरेटस को पहली बार कैमिलो गोल्गी ने दिया था, इसका डिस्कवरर कौन थे, कैमिलो गोल्गी। ठीक है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। थर्ड क्या है, इट लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। पूरा आपका जो लिक्विड सा भरा हुआ है ये है आपका साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने बोला इट लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गोल्गी एपरेटस रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। गोल्गी एपरेटस जो है वो किस लिए रिस्पांसिबल होता है, ट्रांसपोर्ट करने में, मॉडिफाइड करने में एंड पैकेजिंग करने में, किसका, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का इनटू वेसिकल। जो वेसिकल गोल्गी एपरेटस में जो वेसिकल्स पाए जा रहे हैं उनके अंदर जो लिपिड्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, उनका ये पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है एंड क्या करता है, मॉडिफाइंग करता है फॉर डिलीवरिंग टारगेटेड डेस्टिनेशन। जो उनका टारगेट डेस्टिनेशन होता है, जहाँ वो उन्हें पहुँचाना होता है इन सारी चीज़ों को, जो टारगेट डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक क्या करता है गोल्गी एपरेटस इसे पहुँचाता है। ठीक है, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपका
तीन चीजें और बच गई है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बच गया है ये, और क्या बच गया है, प्लास्टिड बच गया है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पढ़ते हैं, और आपका एक है लाइसोसोम, तो उसको भी अभी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे क्या बोला जाता है, ये छोटा 6 क्लास का बच्चा भी जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ब्लू कलर का, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कह रहा है, इट इज अ टिनी रॉड शेप्ड और ऑर्गेनेल, ये एक रॉड शेप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, इसलिए इसे बोलते हैं रॉड शेप, और ऑर्गेनेल है which are found in all the cell, ये सारे सेल में पाया जाएगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। और क्या कह रहा है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर क्या है, फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को जो है वो क्या कर रहा है कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर, उस सब को करने का जो एनर्जी होता है, जो पावर होता है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। आगे है क्या है, इट यूज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करके ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि जो है जो सेल है वो क्या करे, सारी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिफ्थ क्या है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या कह रहा है कि प्लास्टिड को हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिड है वो क्या करता है, एक तरीके का पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मेनली प्लांट सेल में देखा जाता है, जो प्लास्टिड है वो मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो प्लास्टिड का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, कलरेशन का काम, यानी कि ये क्या करता है, ये पिगमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे मान के चलिए कि एक पत्ता है, तो एक पत्ता जो है वो अगर ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि उसमें पिगमेंट पाया जा रहा है, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। The organelle containing pigment color matter present in the cytoplasm of plant cell are called plastid। जो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो है वो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम कर रहा है, पिगमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, प्लास्टिड कैन आल्सो हैव पिगमेंट ऑफ अदर कलर। प्लास्टिड क्या करता है कि ये अदर कलर को भी देने का काम करता है, ये अदर पिगमेंट को भी देने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल आपको लीफ का बताया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको टोमेटो का देती हूँ। रेड कलर ऑफ टोमेटो, जो लाल कलर का टमाटर है, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के प्रेजेंस से हैविंग रेड पिगमेंट, ये रेड पिगमेंट देता है, यानी कि हमें जो है ये रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो है वो प्लास्टिड प्रेजेंट है, जो कि पिगमेंट देने का काम कर रहा है और इसे एक कलर प्रोवाइड कर रहा है, वो कलर क्या है, रेड कलर, ठीक है। तो फाइनली आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड भी हो गया। अब जो एक लास्ट बच गया है वो है आपका लाइसोसोम, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑर्गेनेल है वो क्या है, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, ये जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पॉइंट्स इसमें होते हैं, ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं छोटे छोटे से, ये आपका लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम को हम लोग मेनली सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इट इज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सारे एंजाइम को सिक्रीट करता है। वो एंजाइम हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज भी हो जाते हैं, वायरसेस भी हो जाते हैं, इन सब को मारने का काम कौन करता है, इन सब को मारने का काम जो है वो लाइसोसोम करता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज अ सैक लाइक कंपार्टमेंट, ये जो एक सैक लाइक का कंपार्टमेंट होता है छोटा सा इनसाइड अ सेल के अंदर, that enzyme that break down cellular compartment, ये जो है वो सेलुलर कंपार्टमेंट्स का ब्रेक डाउन करता है, that need to destroy, ताकि जो भी एंजाइम्स है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरसेस है हमारे बॉडीज के अंदर, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सके, उसको ये खत्म कर सके, इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फाइनली हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेल को बिल्कुल ही
कर दिया है। मैंने एक एक चीज़ को डायग्राम सहित आपको अच्छे से समझाया है। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और जिन लोगों के पास कोई टॉपिक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।